तो अभी जो आपने ये प्रोग्राम लिखा है, क्या आप इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? क्या इसके लूप को या फिर कंडीशंस को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि ये तेज़ चले? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो आप कितनी है? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जब आप कोडिंग राउंड कर लेते हो और आपके प्रोग्राम को वो चेक करता है, ठीक है? ये हर जगह होता है और फिर वहाँ पे आप सोच में पड़ जाते हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? कितने लूप लगे हैं और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? तो यहीं पे पिक्चर में रोल आता है बिग ओ नोटेशन का, ठीक है? तो इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है, इसका काम क्या है, ये प्रोग्राम में चलती कैसे है। और मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामर्स यहाँ पे बहुत लैग कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लैग कर गए तो आप हायर नहीं होगे, आपके और भी एट्रीब्यूट चेक कर जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से आंसर कर पाते हो, ऑप्टिमाइज कर पाते हो और उनको एक्सप्लेनेशन दे पाते हो, आपके पास वहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और इंटरव्यूज़ को तो आप छोड़ दो, अगर आप आगे प्रोग्राम भी सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिक है, बिग ओ नोटेशन होती क्या है। अभी मैं बोलूँ, अगर आप बहुत सारे प्रोग्रामर से पूछ लूँ जो आर्किटेक्ट हैं या जो डेवलपर हैं, उनसे भी अगर आप पूछोगे कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है, इस प्रोग्राम की क्या है बिग ओ नोटेशन, ठीक है? ओ एन है, ओ एन स्क्वायर है, ओ एन है, ओ एन वन है, कॉन्स्टेंट है, क्या है? तो वो सोच में पड़ जाएंगे, वो ओ कॉन्स्टेंट तक रह जाएंगे या फिर ओ एन तक रह जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जानना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि ये सीरीज इसी से रिलेटेड है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस भी एल्गोरिथम से रिलेटेड ही होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लियर कि बिग ओ नोटेशन है क्या, काम कैसे करती है, किसी प्रोग्राम के बिग ओ नोटेशन को निकालें कैसे। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है, ठीक है, लेमन टर्म्स में। तो समझते हैं। अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है तो आप क्या करते हो? आप गूगल मैप चेक करते हो, आप चेक करते हो कि कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, आप सारी कैलकुलेशंस लगा लेते हो और वही फॉलो करते हो जहाँ पे आपको कम टाइम लगे और कम ट्रैफिक हो, ठीक है? ऐसे ही जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो हमें ये चेक करना होता है कि प्रोग्राम कितना ऑप्टिमाइज है, उसमें कितनी मेमोरी वेस्ट हुई है। मेमोरी वेस्ट मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया और आपने 50 वेरिएबल बना दिए तो मेमोरी कंजम्पशन हुआ, राइट? और आप सेम प्रोग्राम लिखोगे उसमें आपने 10 वेरिएबल बनाए तो मेमोरी कंजम्पशन कम हुआ, राइट? दूसरा होता है कि आपने कितना कितना आपका प्रोग्राम टाइम लेता है, ठीक है? तो टाइम का मतलब हुआ कि अगर आपने बहुत सारे लूप लगा रखे हैं, ठीक है, इलॉजिकल लूप्स लगा रखे हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो ये दोनों चीज़ क्या हुई, एक तो स्पेस हुई और एक टाइम हुई। तो यही दोनों चीज़ होती है मेन, ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग ओ नोटेशन। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाऊंगा कर करके टेक्निकली अभी, और इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी बिग ओ नोटेशन क्या है और कैसे निकली। और फिर मैं उसमें आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप भी कमेंट डाउन करके बताना कि इसकी क्या है कम्प्लेक्सिटी, राइट? और जिसका आंसर अच्छा होगा, सही होगा, तो देयर विल बी अ गिव अवे, ताकि इस हमारे सेशन इंटरेक्टिव बना रहे, ठीक है? तो लेट्स जंप इन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर बिग ओ नोटेशन निकालते कैसे हैं और उस पर काम कैसे करा जाता है। ओके गाइस, तो कोडिंग में जाने से पहले हम एक डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर लेते हैं जो MIT यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एक बार बेसिक देख लेते हैं ये लोग क्या कहते हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैम, बिग ओ नोटेशन is a symbolism used in complexity theory, computer science, mathematics to describe the asymptotic behavior of functions, ठीक है? Basically it tells you how fast a function grows or declines. थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन होगी तो हम इसे डिकोड करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है? लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि it tells you how fast a function grows or declines. सॉरी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, दिस थिंग इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है O1 इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। O इज़ अ बिग ओ नोटेशन और फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे मेंशन करते हैं जो भी हमारा नोटेशन है। तो 1 का मतलब हुआ कॉन्स्टेंट, O log n का मतलब हुआ लॉगरिथमिक, इसको छोड़ दो। ON पे आता है लीनियर, ON स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक। अगर आपको ये 4 पता है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, कॉन्स्टेंट, तो इसमें मतलब आपका 80% काम हो गया। और आपको निकालना आ गया कि प्रोग्राम में हम कैसे निकालते हैं, किसी प्रोग्राम को एनालाइज करना कि उसकी होगी क्या बिग ओ नोटेशन, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? हम नीचे चलते हैं, और भी कई होते हैं इनके वैसे, जैसे सुपर पॉलिनोमियल, सब एक्सपोनेंशियल, बट ये सब कुछ हमें नहीं देखना, साइंटिस्ट नहीं बनना हमें, अभी इतना काफ़ी है। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट। ओके, ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है ये वैसे। अगर हम वापस आएँ तो देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग बिग ओ क्या कहते हैं, हाउ एफिशिएंट इज़ एन एल्गोरिथम ऑफ पीस ऑफ कोड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिग ओ नोटेशन बताती है कि आपका जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है या पीस ऑफ कोड है, वो कितना
एफिशिएंट है, ठीक है। किस बेसिस पे? इन बेसिस पे CPU टाइम यूसेज कितना है उसका, मेमोरी यूसेज क्या है, डिस्क यूसेज, नेटवर्क यूसेज। आई थिंक ये दोनों हमें अभी नहीं चाहिए, दीज टू आर मोर देन इनफ फॉर अस। CPU टाइम यूसेज और मेमोरी यूसेज क्या होता है उसका, ठीक है। तो ऑल आर इम्पोर्टेंट बट वी विल मोस्टली टॉक अबाउट द CPU कम्प्लेक्सिटी। हाँ, मेरे हिसाब से बस सिंगल ही काफ़ी है, बट फिर भी हम मेमोरी यूसेज भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे और सॉरी, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। वी एक्सप्रेस कम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिग ओ नोटेशन, ये भी हमने भी देख ही लिया था। फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n, अब ये प्रॉब्लम ऑफ साइज n क्या है, ये n क्या है जो आप हर जगह देख रहे हो, ये n आपका एक इनपुट है। इनपुट 1 हो सकता है, 100 हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आपका एक एरे है, 1 भी हो सकता है उसमें वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 100, 1000, 10,000, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो आपके n मतलब इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसकी कांस्टेंट टाइम क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कितना मेमोरी यूसेज लेगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आपके इनपुट पे डिपेंड करती है कि कितना बड़ा है। तो इन्होंने बोला कि कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम ये हमने देख लिया था, कांस्टेंट टाइम इज इक्वल O1, लीनियर ON और क्वाड्रेटिक इज ON²। ये हम तीनों देखेंगे, मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करते हैं, और आप भी सीख जाओगे, आप खुद निकालने लग जाओगे कि इनको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, हम देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ये इन्होंने क्या बोला, थोड़ा हैंग कर गया गेस। हाउ टू डिटरमाइन कम्प्लेक्सिटीज़, इन्होंने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स बताया, इफ एल्स बताया और लूप्स बताए। ये सब यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं ही क्या बताऊँगा, यहाँ से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है ये डॉक्यूमेंट देखा जाए तो, इसमें कुछ खास है भी नहीं ज़्यादा, तो ये मोर देन इनफ है। जब MIT ने डॉक्यूमेंट दिया है तो दिस शुड बी मोर देन इनफ, राइट। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप इसे भी गो थ्रू कर लेना करना चाहो तो। नाउ वी आर मूविंग टू प्रोग्राम जो हम सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। तो बिना किसी रुकावट के अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये होता क्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको ठीक से समझा सकूँ बेसिक से, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये पुराना प्रोजेक्ट आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो आप इसको रिवाइज़ कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक नई फाइल बना लेते हैं bigo.js, ठीक है। और इस फाइल में क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। तो हमने बोला वेर वैल्यूज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। और इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फर्स्ट वेल, और इसमें हम दे देते हैं वेल्स, ठीक है, console.log। और इसमें क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं जो हमारा वेल्स है उसकी 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है। और इस फंक्शन को कर देते हैं कॉल फर्स्ट वेल, और यहाँ पे वैल्यूज़ दे देते हैं वैल्यूज़, ठीक है, इसका एरे। और आई गेस यहाँ पे हमने जो दिया होगा वो ये दी है फाइल, तो इसको चेंज कर देते हैं bigo.js, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये लाइव चल रहा है अभी इस पर, ठीक है। इसको खोलते हैं, देखते हैं, 1 मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे चलना चाहिए। इसका कंसोल ओपन करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, एक एक्सटेंशन होती है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, लास्ट वीडियो आप देख लेना। फिर इस फाइल को सेव करते हैं हम, और इस फाइल को भी सेव करते हैं। तो जैसे हमने इस फाइल को सेव किया, आप देखो कंसोल में आउटपुट क्या है, 1, ठीक है, क्योंकि ये पहली इंडेक्स की वैल्यू है। ये मैंने आपको बेसिक सा प्रोग्राम क्यों बताया, इसका रीज़न है, अब इस फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू दो, ठीक है। इस फंक्शन में आप कोई भी एरे दो, चाहे इसमें 5 वैल्यू हो, 5000 हो, 5 लाख हो, कुछ भी वैल्यू हो, इट डजेंट मैटर, ये आपको पहली वैल्यू ही रिटर्न करेगा, 0th इंडेक्स वाली, ठीक है। 0th इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न करेगा ये। इट डजेंट मैटर कि आपका इनपुट का साइज़ कितना है, ये जा ही नहीं रहा, ना कैलकुलेट कर रहा है, इसको बस पहली वैल्यू उठानी है, दैट्स इट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, कुछ नहीं हुई, इसको सिर्फ डायरेक्ट एक वैल्यू पिक करनी है आपके प्रोग्राम से। इट डजेंट मैटर कि आपके इनपुट का साइज़ कितना है। तो इसकी बिग ओ नोटेशन क्या बनेगी आप बताओ खुद सोच के, O1, ठीक है। क्यों बनेगी, क्योंकि कांस्टेंट है ये, इट्स लाइक कांस्टेंट। यहाँ पे आप 1 लिख दो और 1 को प्रिंट करा दो, इज इक्वल्स टू कि आपने कोई एरे दिया है और इसकी 0th इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। इसने कोई लूप नहीं चलाया, इसने कोई फॉर ईच, फॉर लूप कुछ नहीं चलाया, इसने इनपुट को कैलकुलेट नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं, जस्ट पहली वैल्यू उठाई और दे दी। क्या अगर आप इसमें 50 वैल्यू डालोगे तो कोई ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, कुछ इटरेट कर रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पहली वैल्यू उठा के लेके आ रहा है। तो इसकी ON क्या बना हमारा, सिर्फ ये
कांस्टेंट टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कांस्टेंट टाइम, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स इनपुट, ठीक है। अब मैं आपको और थोड़ी डेफिनेशन में लिख के बता सकता हूँ ताकि आप एक्सप्लेन कर सको। यहाँ पे मैं लिखूँ द इनपुट एरे कुड बी 1 और 1000 और n, but this function will always take one step, always take one step, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कमेंटेड नहीं है। तो इसका हमने क्या निकाल दिया, दिस इज 01 विच इज़ टाइम, ठीक है। 01 क्या हुआ, ये टाइम है इसका, कांस्टेंट टाइम जिसमें इसने आउटपुट को निकाल दिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका 01। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस पे चलते हैं और हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला फंक्शन गेट मी ऑल, यहाँ हमने फिर से वेल्स दे दिया और नीचे आए हम और हमने बोला वेल्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, और इसको हम कर देते हैं एलिमेंट, यहाँ पे आए और हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग क्या, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। ये हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने एक आर्गुमेंट लिया, एरे एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि उसी पे फॉर ईच चलेगा, तो हमने बोला वेल्स डॉट फॉर ईच और उसके ईच एलिमेंट को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट मी ऑल और इसके अंदर फिर से यही वैल्यूज़ वाला एरे दे देते हैं, ठीक है। और ये कमेंट कर देते हैं, हमें रन नहीं करना, ये भी कमेंट कर देते हैं और इसको चलाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इस एरे में, हमने क्या किया, उनको फॉर ईच लगा के प्रिंट कर दिया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस प्रोग्राम की, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी और वैल्यूज़ दे दूँ, ठीक है, बहुत सारी और वैल्यूज़ दे दूँ और फिर मैं इसको सेव करूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज़। ज़रा सोचो, अब मैं ओ में क्या दूँ, ओ कैपिटल, और इसके अंदर मैं, इसके अंदर क्या रखूँ मैं, बताओ आप। 1 होगा, 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितना इनपुट है इसका उतनी ही बार ये चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसमें 50,000 वैल्यूज़ डाल दूँ तो ये प्रोग्राम 50,000 बार चलेगा। अगर मैं इसमें एक वैल्यू डालूँ तो एक बार चलेगा, 50 डालूँ तो 50 बार चलेगा। तो क्या हो रहा है, जितना इनपुट का साइज़ है उतनी ही बार ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उतनी ही बार। तो मेरा टाइम क्या हुआ, जितना मेरा इनपुट है, एज सिंपल एज दैट। तो ON हुआ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये हुआ इसका ON। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है, लीनियर टाइम, जो हमने अभी देखा था डॉक्यूमेंट में। तो क्या हुआ, वेयर n इज द इनपुट और नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे और डेफिनेशन लिख सकता हूँ, इफ़ इनपुट इज 50, ठीक है, 50 नंबर्स इन एरे, then it will run 50 times, same as of 50 whatever values in array, ये उतनी ही बार चलेगा। तो हमारा, ठीक है, इतनी बार प्रोग्राम चला तो हमारा क्या हुआ, ये ON, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ON और O1, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो अभी तक हमने 2 को समझ लिया है, अब हम 3rd पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप जूम कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स में बता देना। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमने बोला 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा एक एरे है, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं इसकी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। नीचे आते हैं, अब मैं क्या करूँगा, इतना नीचे नहीं जाते, फिर हमें ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ रहते हैं, हम 3rd समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने अभी तक क्या समझ लिया, 01 और 0n। अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आउटपुट आएगा तब आप खुद समझोगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन पिक करेगा 1 को, और 1 को पिक करने के बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
फिर दूसरे बार चलेगा, फिर बोलेगा 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 पिक करेगा, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को चलाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, 3 तक रखते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं बबल। ठीक है, PUBBLE, फाइन। इसमें भी वही वैल्यूज़ जाएंगी अंदर, हमने इसमें अंदर आए। फिर हमने बोला कि वेल्स डॉट फॉर ईच करो, फॉर ईच, और ये एरे हटा देते हैं और इसके अंदर हम आए। फिर हमने बोला ये आप प्रोग्राम, अगर आपको नई आइडिया लग रहा है कैसे हो रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट पे फिर से फॉर ईच चलाओ, और फॉर ईच चलाने के बाद इसके अंदर दूसरा क्या दे दो, एलिमेंट 2 दे दो। ठीक है, और इसको भी खोल देता है। फिर हमने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, एलिमेंट प्रिंट किया और एलिमेंट 2 प्रिंट कर दिया, दोनों। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। ये क्या बोलता है, एक वैल्यूज़ को लेता है ये। ठीक है, इसको कॉल करा देते हैं बबल, और इसमें हम फिर से दे देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, ये देखो वैल्यू आई एक, सपोज करते हैं वैल्यूज़ ले लिया 1 2 3, यहाँ पे आया वेल्स पे फॉर ईच चलाया, इसने एलिमेंट को निकाला, किसको निकालेगा, फर्स्ट को। नीचे आया, फिर इसने बोला फॉर ईच करो, किस पे, 1 को पिक करके। ठीक है, 1 को पिक करके फॉर ईच करो एलिमेंट 2, और उसके बाद उसको प्रिंट करते जाओ। ठीक है, एलिमेंट को और एलिमेंट 2 को। ये चलेगा कब तक, हर एलिमेंट के लिए। ये पहले के लिए ये नीचे वाला सब सारे मतलब पहली वैल्यू को पिक करेगा और सब पे चलेगा, फिर उसका दूसरी वैल्यू को पिक करेगा, फिर सारा लूप चलाएगा, फिर तीसरी को पिक करेगा, फिर सारा लूप चलाएगा। अब अज्यूम करो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका। लेट्स सी, एंड ये क्या कहता है, एलिमेंट डॉट फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन। देख लेते हैं क्यों आ रहा है ऐसा, एलिमेंट डॉट फॉर ईच इज़ ओके, यहाँ पे एलिमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वेल्स फिर से ही। ठीक है, ये गलती थी, हमने फिर से सेव किया इसको, और हम देखते हैं आउटपुट क्या है। ठीक है, तो देखो 1 1 1 2 1 3 1, 3 बार चला, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। इसने पहली वैल्यू को पिक किया, सबके लिए चला, दूसरे को पिक किया, फिर सबके लिए चला, तीसरे को पिक किया, फिर सबके लिए चला। तो कितनी बार चला इन टोटल ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा इनपुट एरे कितना था, 3। अब इसको कर देते हैं हम 2। ठीक है, अब समझते हैं, इसको फिर से चलाते हैं। ये कितनी बार चला, 1 2 3 4। ये इनपुट कितना है, 3 2 है। ठीक है, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4। अब देखते हैं कितनी बार चलेगा ये। देखो ये सब के लिए 4 बार ही चलेगा, तो 4 × 4 16 हुआ, तो ये 16 टाइम चला। इसको कर दिया, फिर सेव करके चलाते हैं। सबके लिए एक बार चलेगा, 5 आइटम्स है, कितनी बार चलेगा, 25 टाइम्स। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि इसका स्क्वायर आ रहा है हमेशा, इसका हमेशा स्क्वायर आ रहा है। जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इट इज़ गिविंग अस स्क्वायर। स्क्वायर व्हाट, 3 का 9 टाइम्स प्रिंट हुआ, 4 का 16 टाइम, 5 का 25 टाइम्स। अगर आप इनके स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर इज़ 4। ठीक है, और 3 का स्क्वायर इज़ 9, और 4 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 16, 5 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 25। जितनी भी आप वैल्यू देते जाओगे उसका स्क्वायर होता चला जाएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है ना, जो हमने अभी देखा था। तो इसमें क्या बना, ON। अब यहाँ पे देखो सब स्क्रिप्ट प्रिंट नहीं होगी, आप इसको समझ लो कि ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इसको हटा देते हैं, 1 मोमेंट। ये हुआ हमारा ON स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ON स्क्वायर, आपके पढ़ने के लिए, वैसे ऐसे नहीं लिखते इसको। ठीक है, ये हुआ हमारा ON स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जितना भी इनपुट है, इनपुट क्या होता है, N, तो जितना भी इनपुट है उसके बाद ये इनपुट का स्क्वायर टाइम्स चल रहा है। अगर 2 इनपुट 2 वैल्यूज़ हैं तो 4 बार चल रहा है, 2 का स्क्वायर N। ठीक है, अगर N 2 है, इफ़ N = 2 है तो कितनी बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है ये। और अगर N = 4 है तो कितनी बार चल रहा है ये, 16 टाइम चल रहा है। तो जितना भी इनपुट दे रहे हैं हम उसका स्क्वायर टाइम चल रहा है। तो ये क्या हुआ, N स्क्वायर टाइम, विच इज़ व्हाट, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम, ये हुआ क्वाड्रेटिक टाइम। अगर 10 आइटम्स हैं तो 100 टाइम्स चलेगा, अगर 1000 आइटम्स हैं तो आप लगा लो कितनी बार चलेगा, उसका स्क्वायर ही चलेगा। ठीक है,
तो ये हुआ n स्क्वायर टाइम्स। तो हम तीनों समझ चुके हैं, O1, ON, ON स्क्वायर। नहीं समझ आया कमेंट कर सकते हो आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो सो फार हम 3 चीज़ें समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप करना और आपको आर्टिकल्स मिले वो पढ़ लेना। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया है कि इनपुट के साइज़ पे सारा काम बन रहा है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं कमेंट। अब मैं आपको एक बहुत अलग सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ जिसका आउटपुट आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो मैंने बोला फंक्शन कॉल मी टाइम्स और मैंने बोला इसका n रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आए हम और हमने एक फॉर लूप लगाया। इस बार हम फॉर ईच नहीं लगाते, हम लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। नीचे आए हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, कुछ नहीं करना, i को ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आप कमेंट डाउन करोगे कि क्या होगा, इसे रन करके देखना आप और समझने की कोशिश करोगे कर क्या रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। एक फंक्शन है जिसमें हमने n इनपुट लिया है और एक फॉर लूप लगाया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लेस देन n तक, और नीचे क्या कर रहा है, i को वैल्यू को प्रिंट करता जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे कितनी बार चलेगा ये और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। दिस इज़ द क्विज क्वेश्चन। हमारा जो मेन चीज़ रह जाती है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और क्योंकि फिर लंबी वीडियोस होती है ना जो मिनट्स दिख जाते हैं वीडियो पे, तो आधे लोग उसको देख के हट जाते हैं कि इंटरेस्टिंग नहीं होगी, कि इतना लंबा कैसे करें, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा एंड ऑल दोस्त। तो हम डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल वीडियोज़ में, अगर आप सीरीज़ फॉलो कर ही रहे हो तो, ठीक है। तो हमारा रह जाता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो हम देखेंगे और दूसरा है वर्स्ट केस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा बिग O का बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मैं अगली एक छोटी सी वीडियो में कवर कर दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आप देखोगे मैंने 3 ही चीज़ें कवर की हैं हमारे प्रोग्राम्स में, ये मैं रहने देता हूँ, आप कमेंट डाउन करना। हमने कवर किया O1, सॉरी दिस इज़ O1, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और हमने कवर किया ON और हमने कवर किया ON स्क्वायर, ठीक है। ये 3 काफ़ी है, आगे हम देखते जाएंगे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल क्विकली कवर दिस। ओके गाइज, तो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।